एक दिन एक 7 साल की बच्ची अपने घर पे खेल रही थी। खेलते खेलते वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। दरअसल उस घर में वो बच्ची 7 साल की अपने माँ के साथ ही रहा करती थी। उसके पिताजी उसके घर में नहीं रहते थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी माँ से कुछ छोटी मोटी बात विवाद की वजह से उसके पिता ने उस घर को छोड़ दिया था। अब वो बच्ची अकेले ही अपने माँ के साथ रहती थी और वो उस दिन भी अकेली थी। वो एक कमरे में खेल रही थी और जब उसे लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास नहीं है तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। घर में जो दूसरे कमरे थे उस कमरे तक जाती है और एक कमरा ऐसा होता है जिसका गेट ठीक से लगा हुआ नहीं था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खुल जाता है और जब सामने का नज़ारा वो देखती है तो वो बच्ची सहम जाती है और दबी जुबान से उस चीज़ को देखने लग जाती है। सामने उसकी माँ किसी अजनबी के साथ हम बिस्तर हो रही थी। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। इसे देखकर बच्ची डर जाती है और वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है। जैसे ही उसकी माँ का नज़र उसकी बच्ची की तरफ पड़ता है वैसे ही माँ जैसे तैसे अपने तन को ढकती है और बच्ची को जा कर के समझाना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि ये सारी चीज़ें जो तुमने देखी है ये किसी को बताना नहीं। वो बच्ची बार बार कह रही थी कि ये सारी चीज़ें मैं अपने पापा को बताऊंगी। और इसके बाद एक होता है भयानक कत्ल, एक ऐसा कत्ल जिसे सुनकर सभी की रूहें कांप जाएगी। उस माँ ने उस 7 साल की बच्ची के साथ क्या किया था, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में केसर बाग नाम का एक थाना लगता है और यहीं पे एक बाजार है जिसे खंडारी बाजार कहते हैं। खंडारी बाजार के पास ही एक मल्टी है जहां से एक महिला बड़ी ही घबराई आवाज़ में रात के 3 बजे इस पुलिस थाने पे केसर बाग पे कॉल करती है। वो रात दरमियानी 14-15 जुलाई की थी और जब कॉल पुलिस थाने पे आता है तो पुलिस के एक कांस्टेबल फ़ोन उठाते हैं। सामने महिला की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई सी होती है और वो बताती है कि एक फलाना जगह पे मल्टी है जहाँ पे कमरा नंबर और जो फ्लैट नंबर है वो इतना है और वहाँ पे एक बच्ची की लाश है जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, काफ़ी बुरी और भयानक अवस्था में है। पुलिस की टीम जैसे ही इस सूचना को सुनती है वो तुरंत ही मौकाए वारदात पे फौरन रवाना हो जाती है। जब पुलिस की टीम इस मल्टी में पहुंचती है तब जब तलाशी ली जाती है जिस जगह की बताई गई थी, जिस फ्लैट के बारे में बताया गया था, तब तलाशी के दौरान पता चलता है कि एक कमरे के अंदर, एक बेड के अंदर एक लाश है जो कि 7 साल की बच्ची की है और उसकी दुर्दशा कुछ ऐसी हो रखी है कि उसके शरीर में कीड़े पनप उठे हैं। उस लाश को देखकर लग रहा था कि वो लाश अभी की नहीं है, शायद उसे 12 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि लाश काफ़ी बुरी हालत में थी और वो एक गठरी के अंदर पैक थी। इधर जिस महिला का कॉल गया था, अब पुलिस सबसे पहले उसकी जांच करना शुरू करती है, कोशिश करती है समझने की कि वो कॉल आखिर आया तो आया कहाँ से था। तब पता चलता है पुलिस को कि वो कॉल कोई और नहीं कर रहा था, उसी बच्ची की माँ ने फ़ोन लगाया था। जब माँ की तलाशी की जाती है तो पता चलता है कि वो उस घर में मौजूद ही नहीं है, वो एक होटल में है। पुलिस दबिश डालती है उस होटल पे और जाकर के उसकी माँ को पकड़ लेती है। उसकी माँ बड़ी ही घबराई आवाज़ में कहती है कि मेरी बच्ची कल रात तक जिंदा थी, लेकिन मेरे पति ने, जिसका नाम शाहरुख है, उसने उसकी 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी है और उसे उसके ही फ्लैट में छुपा दिया था। पुलिस ने पूछा उस महिला से कि आखिर तुमने ये बात उस समय ही पुलिस को क्यों नहीं बताई। तब वो बताती है कि मैं काफ़ी डर गई थी और इस वजह से मैं भी होटल में आकर के छुप गई थी। पुलिस को जो बच्ची होती है उसकी माँ के बयान पे कुछ न कुछ ऐसी खटास महसूस हो रही थी, ऐसे शक की सुई घूम रही थी जिससे लग रहा था पुलिस को कि उसकी माँ कुछ न कुछ छुपा रही है। बहरहाल अब जो बच्ची थी उसके पिता की भी तलाशी की जाती है। जब तलाश किया जाता है तो पता चलता है कि पिता शाहरुख जो है वो कुछ महीनों से उसकी माँ से अलग है। माँ और बाप में कुछ बातों को लेकर वाद विवाद चल रहा है और जिसकी वजह से उसकी माँ उसके बाप के साथ नहीं रहती है। अब पुलिस एक टीम बनाती है और जो पिता शाहरुख था उसे ढूंढने की कोशिश करती है।
शाहरुख बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो इसी शहर में कुछ दूरी पे एक दूसरे मकान में रहा करता था। जब शाहरुख को पता चलता है कि उसकी 7 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, शाहरुख के पास पुलिस पहुंचती है। शाहरुख को अरेस्ट किया जाता है और शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करके बयान के लिए जब थाने लाया जाता है, तब शाहरुख के बयान को सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल शाहरुख बताता है कि मैं जो मेरी पत्नी है उसके साथ मार्च से ही, यानी मार्च 2025 से ही साथ नहीं रह रहा हूँ। मुझे शक तो था कि मेरी बीवी मुझे फंसाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर रचेगी, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। अब पुलिस को पूरी कहानी जाकर के समझ आती है और पता लगता है जो शाहरुख ने पुलिस वालों को बताई थी। शाहरुख बताता है कि मेरे घर वाले, जिसमें मेरा बड़ा भाई, मेरी माँ और मेरी बहन, अभी तक जेल में हैं और जेल जाने का कारण भी यही महिला है, मेरी पत्नी। दरअसल उसकी पत्नी ने कुछ महीने पहले, जब सभी लोग सम्मिलित एक परिवार के जैसे रहा करते थे, तब उसकी पत्नी ने अपने ससुराल वालों को घर से भगाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र का माध्यम वो 7 साल की बच्ची को बना बैठी। 7 साल की बच्ची जो थी उसको उसकी माँ समझाया करती थी कि उसे एक वीडियो बनानी है। ये वीडियो मस्ती मजाक के लिए बनाई जा रही है, लेकिन उसमें जो कहने वाली बात है वो बच्ची अपने माँ के बताए गए लाइनों को दोहरा रही थी। उस बच्ची ने एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि उसके बड़े पापा जो हैं उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। जब उसने ये बात अपनी दादी को या अपनी बुआ को बताई तो उन दोनों ने भी उस बच्ची को डराया, धमकाया, मारा और इस वजह से उस बच्ची ने चुपके से वो वीडियो बना ली जब उसके बड़े पापा उसके साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। इस तरह के कुछ बयान के वीडियो बनाए जाते हैं उस 7 साल की बच्ची के माँ की तरफ से और ये वीडियो जाकर के नज़दीकी थाने पे दिखाया जाता है। पॉस्को एक्ट के तहत अब तीनों लोग, जो जेठ थे और इसके साथ जो सास थी और जो उसकी ननद थी महिला की, उसे पकड़ लिया जाता है और उसे तत्काल जेल भेज दिया जाता है। इधर जो महिला थी, यानी बच्ची की जो माँ होती है, उसके बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर उसकी हिस्ट्री है तो है क्या, पता चलता है कि वो एक डांसर है। पार्टीज अटेंड करना, डांस करना और उससे पैसे कमाना उसका मेन माध्यम है। एक बार ऐसी ही डांस पार्टी में वो डांस कर रही थी और उसकी मुलाकात शाहरुख से होती है। दोनों में प्यार होता है और कुछ दिन बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी बच्ची पैदा होती है। लेकिन कुछ ही साल बीतते हैं शादी के, महज 5 से 6 साल, और दोनों में लड़ाई होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल वालों से भी पीछा छुड़ाना चाहती थी और अपने पति से भी पीछा छुड़ाना चाहती थी। ससुराल वालों को तो उसने षड्यंत्र के तहत ठिकाने लगा दिया था, लेकिन पति से वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, जिसकी वजह से अब उसके अवैध संबंध एक लड़के से भी स्थापित हो जाते हैं और ये संबंध जो है वो चाहती थी आगे चलाए और इसकी भनक उसके पति शाहरुख को लग गई थी, जिसकी वजह से अब खटर पटर पति पत्नी में होना शुरू हो जाते हैं। शाहरुख घर छोड़ने वाला नहीं था और इस वजह से वो महिला काफ़ी परेशान थी। जो बार डांसर थी अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके पति से भी मार पिटाई करती है और जिस वजह से उसे भी घर छोड़ने पे मजबूर कर देती है। और इसी वजह से शाहरुख मार्च के महीने से ही 2025 से अपने घर पे नहीं रह रहा था और छुपता छुपाता फिर रहा था, क्योंकि उसे जान से मारने की भी धमकी इस महिला ने दे डाली। जो लड़का कथित रूप से बताया जा रहा है इस महिला का, डांसर का जो प्रेमी है, उसका नाम उदित जायसवाल है। अब बात करते हैं उस दिन की जब इस बच्ची के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ, जब उसकी मौत हुई। 13 जुलाई 2025 की दरमियानी रात को बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। इधर इसकी माँ जब बच्ची सो जाती थी अपने बॉयफ्रेंड उदित को घर बुला लेती थी, उसके साथ पार्टियां करती थी और साथ ही नाचती थी और इन दोनों के बीच संबंध भी बनते थे। छुपते छुपाते ये काम वो अपनी बेटी से कर रही थी, लेकिन 13 जुलाई को वो ऐसा काली रात होती है बच्ची के लिए जब बच्ची की आंख नींद से खुल जाती है और जब वो दूसरे कमरे में पहुंचती है तो उसकी माँ की हालत जब वो देखती है अश्लील हरकतों को करते हुए, तो वो बच्ची बहुत घबरा जाती है, परेशान हो उठती है और तब वो अपनी माँ को कहती है कि ये बात मैं अपने पापा को बताऊंगी। और इस चीज़ को लेकर वो महिला और वो उदित जायसवाल बहुत उस बच्ची को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची जब नहीं समझती है तब अब वो महिला अपनी बेटी को मारने लगती है।
मारती है, उसे पलंग पे गिराती है, उसकी छाती पे चढ़ जाती है और उसे मौत के घाट उतारने की पूरी उसने ठान ली थी। इस समय उसका जो बॉयफ्रेंड उदित था वो बच्ची का मुंह पकड़ता है और महिला गला जोर से दबा देती है, जिस वजह से उस 7 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों ही बच्ची की जो बॉडी होती है उसे कपड़े में बांध देते हैं और जिस रूम में, जिस बेड पे माँ अपने प्रेमी के साथ कुकर्म कर रही थी, उसी बेड के अंदर बॉक्स में उस लाश को छुपा देते हैं। उसके बाद फिर से वो महिला पार्टी करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फिर से संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद जब थोड़ा उन दोनों का नशा कम होता है तब अब वो इस जघन्य अपराध को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं और वहाँ से थोड़ी ही दूर एक होटल पड़ता है जिसका नाम हुसैनगंज होटल। इस होटल में जा कर के वो अपने बॉयफ्रेंड उदित जायसवाल के साथ ठहर जाती है। वहाँ पे कुछ घंटे बिताने के बाद फिर से पार्टी करती है और जब उसे अब लगता है कि उस डेड बॉडी के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, तब वो वापस दोनों उस फ्लैट में जाते हैं। फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी क्योंकि अब 24 से 48 घंटे का समय हो चुका था और यही बात पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी पुलिस वालों ने बच्ची की भेजी थी, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से भी पता लगता है कि बच्ची की हत्या 48 घंटे पहले कर दी गई थी। इसके बाद जब उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है उस होटल से, तब उसका बॉयफ्रेंड जो है वो बाकी की सारी कहानियाँ उजागर करने लगता है कि ये महिला एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अय्याश थी। डांस करना, पार्टी मनाना, ये सारे शौक़ उसके काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से वो महिला इस उदित जायसवाल के संपर्क में भी आई थी। उदित जायसवाल की भी हिस्ट्री कोई बहुत ख़ास नहीं है। उसकी पत्नी अपने पति से परेशान होकर, यानी उदित जायसवाल से परेशान होकर अपने आप को पहले ही ख़त्म कर चुकी थी और उसकी लाइफ में भी कोई महिला थी नहीं, जिस वजह से वो अब इस बार डांसर के चक्कर में पड़ जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंध थे वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये पूरी कहानी पुलिस को पता चलती है, इन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाता है। उधर जो बेगुनाह सास और ननद और जेठ होते हैं उन्हें तत्काल छोड़ दिया जाता है। और जब ये पूरी कहानी देश प्रदेश में गूंजती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े थे कि एक सगी माँ अपनी छोटी सी बच्ची के साथ क्या कुछ ऐसा भी कर सकती है। लिहाजा अभी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें कठोर से कठोर सज़ा के प्रावधान में भी भेजा जाएगा। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को मेरा सुनाने का आप सभी को ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं या फिर दुख पहुंचाऊं। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंशा से मैं कहानी सुनाती हूं। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियां क्राइम से रिलेटेड सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।